वैसे भी मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अकेले घर में बोर हो जाती हो। वैसे जब कुछ दिनों बाद गांव से माँ बाबूजी आ जाएंगे तो तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। अच्छा मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है। पिया जाओ तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ। ठीक है मम्मी। यही तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन है कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ बुला रहे हो। समझ में नहीं आता ऐसा क्या सूझा इन्हें जो यहाँ बुलाने की सोच रहे हैं अपने माँ बाबूजी को। अरे पिछली बार आए थे तो पूरे 3 महीने रह कर गए थे, मैं तो पक गई थी, और इस बार ना जाने कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अनु जल्दी से लंच पैक कर दो मेरा। हाँ अभी आएगी। अरे ये मम्मी कहाँ रह गई, दोपहर के 2 बज गए। अरे मम्मी इतनी देर कैसे कर दी आपने? अरे बेटा टैक्सी नहीं मिली थी। अब बताओ क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? देखिए ना मम्मी, ये सुनील जी फिर से अपने माँ बाप को यहाँ बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये दामाद जी को ऐसे क्या सूझी? पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से तुमने उनको विदा किया था यहाँ से, और फिर दामाद जी उन्हें लाने की बात कर रहे हैं। हाँ ना मम्मी, यही सोच सोच कर तो मुझे कल से इतना टेंशन आ रहा है कि मैं क्या कहूँ आपसे। अरे तू कुछ भी बहाना कर ले बेटा, इस बार तो मैं तेरा ज्यादा साथ नहीं दे सकती हूँ, वरना दामाद जी को मुझ पर भी शक हो जाएगा, और कल को दामाद जी ये ना कहे कि मैं ही नहीं चाहती कि उनके माँ बाप यहाँ आकर रहे। मम्मी आप ये सब अभी मत सोचिए, बस ये सोचिए कि मैं कैसे मना करूँ इन्हें। अरे उन लोगों को भी शहर से यहाँ आने की क्या सूझती है, अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम देहातियों के साथ कैसे रहेगी बेटा अनु। न उन लोगों को रहने का ढंग है, न कपड़े पहनने का तरीका है, और न ही खाने पीने का सेंस है। हाँ ना मम्मी? हाँ बेटा सच में तू कैसे झेलेगी उन गंवार लोगों को? कुछ तो बहाना करना होगा तुझे। अरे मम्मी अगर बहाना मैं ही सोच लेती तो आपको यहाँ क्यों बुलवाती मैं? हमेशा तो आपने मुझे आइडिया दिया है मम्मी, मैं अपना दिमाग कहाँ चला पाती हूँ, इसलिए इस बार भी आप ही कुछ सोचिए। अरे क्या सोचूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम सीधे सीधे दामाद जी से मना करोगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और क्या पता तेरे प्रति कल को दामाद जी का व्यवहार बदल गया तो। इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो आ जाने दो तुम अपने सास ससुर को, उसके बाद उन्हें इतना परेशान करना, इतना नीचा दिखाना कि वो शर्मिंदा होकर खुद वापस अपने गाँव चले जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अनु, अरे सुनील बाबू के सामने ये सब मत करना तू। हाँ मम्मी, अरे सुनील बाबू के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता यही सब देखकर तो किया था कि सुनील बाबू अकेले शहर में रहते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारी बेटी जमाई शहर में अलग खुश रहेंगे, इसलिए तो रिश्ता किया था, वरना सुनील बाबू से इतना मन नहीं भरा था हमारा। अरे सुनील बाबू की तो एक छोटी सी नौकरी है, तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े रईसों के घर से रिश्ता आया था बेटा। मम्मी इनके लिए कुछ मत कहिए ना, मैंने तो इन्हें पसंद किया था ना, और सच में मम्मी ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो सब मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अभी की समस्या के बारे में सोचो तुम। ठीक है मम्मी, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। ले आने दीजिए इन्हें अपने मम्मी पापा को, फिर मैं भी ऐसा परेशान करूंगी उन्हें कि वो गाँव वापस जाने के लिए मजबूर हो जाए। हेलो भाभी, मम्मी कहाँ गई? है ना दीदी मम्मी, अभी फोन देती हूँ। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी ये आज गाँव गए हैं अपने माँ बाप को लेने। ठीक है ना बेटा, मैंने तुझे जैसे जैसे समझाया है बिल्कुल तो वैसे ही करना, फिर देखते हैं कि कब तक ये लोग अपनी बेइज्जती सहन कर सकते हैं। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ, लगता है इनका फोन आ रहा है मुझे। ठीक है बेटा। अरे इनका ही तो फोन आ रहा है। हेलो हाँ जी। अनु तुमने माँ बाबूजी के लिए खाना बना लिया है ना? अरे मैंने तो आज हमारे लिए भी खाना नहीं बनाया है जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद आकर बना लूंगा। पिया तो अपना लंच बॉक्स लेकर गई है स्कूल, जो बचा कुचा खाना है मैं खा लेती हूँ, ताकि ये आए तो देख ले कि मैंने कुछ नहीं बनाया है, और मैं जानबूझकर सो जाऊंगी। ये बस आते ही होंगे, जैसे ही आएंगे वैसे मैं जानबूझकर सो जाऊंगी। लगता ही आ गए। अनु अनु देखो मैं माँ बाबूजी को ले आया। ले आए तो मैं क्या करूँ? ले आए हो अपने माँ बाबूजी को तो खुद ही खातिरदारी करो, मैं तो सो ही रहूंगी। अरे अनु अभी तक सोई हो तुम? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है जी, इसलिए मैं सोई हूँ। अच्छा ठीक है अनु, मैं दाल चावल बना लेता हूँ माँ बाबूजी के लिए। तुम क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना देता हूँ। अरे नहीं जी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। दवाई ली तुमने? हाँ जी। अच्छा ठीक है तो आराम करो तुम। माँ बाबूजी ये चाय पी लीजिए आप लोग। अरे बेटा अनु बहू कहाँ गई? माँ अनु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जा बेटा बहू को डॉक्टर के पास से ले आ। ठीक हो जाएगी माँ, बस सिर में दर्द है, दवाई ले ली है उसने। आप लोग चाय पीकर आराम कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए दाल चावल बना लेता हूँ। माँ अरे ना बेटा, मेरे रहते तू क्यों बनाएगा? तू जा अपना काम कर, बहू की देखभाल कर, मैं बना लेती हूँ खाना, और घर का सारा काम भी मैं ही कर लूंगी। माँ लेकिन आप इस उम्र में? अरे तो क्या हो गया बेटा, गांव में तो तुम्हारी माँ ही सारा काम करती है। गांव की बात अलग है बाबूजी, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए तो लाया है कि मैं आप लोगों की थोड़ी सेवा कर सकूं। लेकिन बेटा फसल पकने में आ चुके हैं, हम ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, हम 15-20 दिन में वापस गाँव लौट जाएंगे। ठीक है ना बाबूजी, लेकिन अभी तो 15 दिन मुझे सेवा का मौका दीजिए। अरे नहीं बेटा, जा तू अपना काम कर, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। ठीक है माँ। कमला देवी जैसे ही सुनती है कि उनकी बहू बीमार है तो वो घर का सारा काम कर लेती है और खाना भी बना देती है। चलो मैंने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी बना दिया, अब बहू उठेगी तो उसे थोड़ा आराम मिलेगा। नमस्ते माँ जी। अरे बेटा, बड़े बुजुर्गों
बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए माँ जी, ये सब गांव में होता होगा, शहरों में ये सब चोचले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं बोलना बेटा अनु, ये तो संस्कार की बात है। देखिए माँ जी, आप मुझे बेकार के पाठ मत पढ़ाइए। देखिए आप 2-4 दिनों के लिए आए हैं, इसलिए खुशी खुशी रहिए और अपने गाँव चलते बनिए। मुझे इस तरह से बेकार का लेक्चर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो गया? हाँ हो गया था अभी तक तो, लेकिन अभी आपसे बात करके फिर से मेरे सिर में दर्द होने लगा। तो जाओ बेटा तुम आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। क्या? लेकिन खाना तो मैंने नहीं बनाया है, तो आप क्या खिलाएंगी मुझे? चिंता मत करो बेटा, मैंने खाना बना लिया है। बैठो ना, मैं लगा देती हूँ तुम्हारे लिए खाना। खाना बना लिया आपने? हाँ बेटा, मुझे सुनील ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बना लिया। अच्छा तुम्हें जब भूख लगेगी तब तुम खा लेना, मैं बाकी कमरों की सफाई कर देती हूँ। बाप रे, मुझे तो लगा था ये भूख से परेशान हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने तो अपने लिए ही नहीं हम सबके लिए खाना बना लिया। और किचन को भी कितना चकाचक कर दिया है माँ जी ने। और मैंने माँ जी से अभी इतना कुछ कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। मुझे लगता है ये माँ जी अच्छी है, इनके साथ मुझे अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पिछले बार रहने आई थी तो बीमार थी और मुझे इनकी सेवा करनी पड़ी थी, इसलिए इनसे मुझे ज्यादा चिढ़ हो गई थी। लेकिन इस बार तो ये आते देरी नहीं और हमारी सेवा में जुट गई है। मैं अभी अपनी मम्मी को बताती हूँ कि सासू माँ तो पूरी तरह से बदल गई है और सुधर भी गई है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा अनु, आ गए तुम्हारे बूढ़े सास ससुर? हाँ मम्मी आ गए हैं, लेकिन देखिए ना मेरी सासू माँ को तो आते देरी नहीं और हम सबकी सेवा में जुट गई हैं। बहुत काम कर रही है मम्मी वो। और मैंने अभी उनसे इतनी चिड़चिड़ कर बात की, लेकिन माँ जी ने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना और मुझे बेटा ही बेटा कह रही है। मुझे लगता है मम्मी उनसे अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे अनु तू पागल हो गई है क्या? ये सब दिखावा है, तू अपनी बूढ़ी सास के दिखावे में मत जा। है तो आखिर देहाती ना, और देहाती ही रहेंगे, वो शहर में रहने लायक नहीं है, इसलिए तू उनके झांसे में मत आना। और मैंने तुझे जैसे जैसे समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना। लेकिन माँ, सासू माँ मेरी बात का तो बुरा मान ही नहीं रही है। अरे वो अपनी बेइज्जती से गुस्सा नहीं हो रही है, तो एक काम करना, तू अपनी सास के सामने ससुर की बेइज्जती करना, फिर देखना तेरी सास को कितना गुस्सा आएगा। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो अनु, ये सब दिखावा है, झांसा है ये तुम्हें बहलाने का। अगर एक बार तू अपने सास ससुर के झांसे में आ गई ना, तो तुझे हमेशा वो देहाती गांव के गवार लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। फिर अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचो, अच्छे अच्छे लोगों से तुम लोगों की उठ बैठ है। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बेचारी अनु हमेशा अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलती थी। एक पल के लिए अनु के दिल में अपने सास ससुर के लिए जगह बन ही गई थी, लेकिन माँ के कहने पर वो फिर से अपने सास ससुर के प्रति नेगेटिव सोच रखने लगी। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। जब आपको झाड़ू लगाना आता नहीं तो झाड़ू लगाने की जरूरत क्या है? ये क्या दिखावा कर रही हैं आप कि आप काम करती हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। वो तो मुझे सामने कचरा दिखा, इसलिए मैंने झाड़ू उठाकर झाड़ दिया। अरे गांव का सारा कूड़ा कचरा यही आ गया है ना, अब तो कचरा दिखेगा इस घर में। आपकी आंखों में जो कचरा दिखा वो कचरा तो उठाकर आप बाहर फेंक दी, लेकिन मेरे आंखों में जो कचरा दिख रहा है मैं वो कचरा उठाकर कैसे फेंकूं? अरे बहू, क्या घर में समाचार पत्र नहीं आता है? ऐसा है, हमें फिजूल खर्ची की आदत नहीं है, और देश दुनिया की खबर जान भी लेंगे तो हम क्या कर लेंगे घर बैठे? आखिर चलाना तो हमें अपना घर ही है ना, इसलिए हमें बेकार की खर्चों की आदत नहीं है। अरे जी, बहू सही तो कह रही है, ये बेकार में समाचार पत्र बुलवाकर खर्चा क्यों बढ़ाए घर में? बहुत ही बचत वाली है हमारी बहू, बहुत ही सूझबूझ से घर संभालती है। और देश दुनिया की खबर जानकर सही तो बात है, आप क्या कर लेंगे घर बैठे? इतने सालों से तो पढ़ रहे हैं आप, बस बेकार में खर्चा बढ़ाते हो। आखिर आपको करना तो गाँव में खेती बाड़ी है ना जी, इसलिए बेकार का समाचार पत्र पढ़ने वाली आदत छोड़ दो आप। ठीक है रेवती, बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अनु बहू बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम यहाँ शहर में अपने बेटे के साथ रहें, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सुनील ने हमें कितना मजबूर किया कि हम शहर आए, वरना हम लोग भी शहर आने के इच्छुक नहीं थे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे बहू बेटे हमेशा साथ में खुश रहे। अनु थोड़ा समय माँ बाबूजी के साथ भी बैठा करो तुम। माँ बाबूजी अकेले घर में बोर हो जाते हैं, और तुमने तो पिया का भी ट्यूशन लगवा दिया है, वरना पिया रहती घर में तो माँ बाबूजी का अच्छा समय करता। अरे बोर हो जाते हैं आपके माँ बाप, तो उन्हें गाँव छोड़ आइए ना, या फिर अपने माँ बाप को किसी सर्कस घर में छोड़ आइए जहाँ उनका मनोरंजन होता रहे। मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो आपके माँ बाप का मनोरंजन करती रहूँ। ये क्या बोल रही हो अनु तुम? और नहीं तो क्या बोलूं जी। अरे पूरे 15 दिन हो गए आपके माँ बाबूजी को यहाँ आए, वो अपने गाँव कब जाएंगे? मैं तो अब तक इसलिए चुप रही कि हो सकता है वो आज जाएंगे कल जाएंगे, उन्हें गाँव वापस भिजवाइए आप। अच्छा तो ये समस्या है ना तुम्हारी? वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि कुछ दिनों से तुम्हारा व्यवहार इतना बदला हुआ सा क्यों है। एक बात बताओ अनु, मेरे बेचारे बूढ़े माँ बाप से तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें तो वो कोई परेशान नहीं करते हैं ना? अरे आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, आपको कहाँ पता कि वो मुझे परेशान करते हैं या नहीं? अरे जीना हराम हो गया है मेरा, बस 24 घंटे उनकी खटर पटर चलती रहती है घर में। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या उनकी वजह से उनके बेटे बहू के बीच में रोज झगड़ा हो रहा है? और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 15 दिन से मैं आपसे दूर दूर हो रही हूँ, लेकिन मेरी दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपके माँ बाप जो आ गए हैं आपके
कर रही हो? अरे हर एक रिश्ते की अपनी एक अलग जगह होती है। मेरे माँ बाप की मेरे दिल में अलग जगह है और तुम्हारे और पिया के लिए अलग जगह है। और कोई किसी की जगह क्यों लेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम जी, आप उन्हें कहिए कि वो गांव वापस लौट जाए। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है अनु? हाँ जी, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद अपनी पिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और जब आपके माँ बाप जाएंगे ना यहाँ से तभी वापस आऊंगी मैं। ठीक है अनु, मुझे तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी कहाँ मालूम था कि आपके माँ बाप के आते ही अपनी पत्नी और बच्ची के लिए आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका प्यार कम हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है अनु, ऐसा कुछ नहीं है। सुनील की माताजी ने अपने बेटे और बहू की सारी बात सुन ली थी। ये सब सुनकर कमला देवी जी को बहुत ही दुख होता है और वो फैसला कर लेती हैं कि वो किसी भी तरह से बहाना बताकर अपने गांव वापस लौट जाएंगी। सुनिए जी, मैं कहती हूँ अब गांव लौट जाते हैं। अरे लेकिन कमला, अभी तो फसल काटने का समय नहीं हुआ है, कुछ दिन और रुक जाते हैं, सुनील को भी अच्छा लगेगा। अरे इतने दिन तो रह लिए जी, अब लौट जाते हैं ना, घर की देख भी तो जरूरी है ना। अरे बेटा सुनील, हम लोगों ने गाँव जाने का फैसला किया है बेटा, हमें छोड़ आते तुम गाँव तक। लेकिन माँ, इतने जल्दी जाने की जरूरत क्या है? अरे बेटा, खेती बाड़ी भी तो संभालनी होती है और फिर घर भी इतने दिनों से सूना पड़ा है, घर की साफ सफाई भी और देख भी तो जरूरी है ना। काश माँ मैं आप लोगों को रोक पाता, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ मैं अंदर से कितना मजबूर हूँ। ठीक है माँ, मैं कल आप लोगों को छोड़ आऊंगा। बेचारा सुनील यही सोचता है कि उसके माँ बाबूजी को ये सारी बातें मालूम नहीं है और वो दूसरे दिन अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़ने चला जाता है। हेलो मम्मी, मम्मी ये अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़ने गए हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे आज के समय में कोई ऐसे देहाती लोगों के साथ नहीं रहता है। हाँ भैया, मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए तूने वापस गाँव भिजवा दिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई। हाँ बेटा, तुझे किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा तो मायका भी इसी शहर में है ना, जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम खुद दौड़कर तेरे पास आएंगे। हाँ माँ, मुझे तो मेरे मायके पर ही घमंड है। अरे क्यों ना हो बेटा, एक लड़की का घमंड उसका मायका ही तो होता है। तू कभी ये मत सोचना बेटा कि तू अकेले रह गई अपने ससुराल में तो तू अकेले है या तुझे किसी की सहारे की जरूरत है। अरे तेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब है ना तेरे साथ, तू कभी मत घबराना। हाँ मम्मी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी किसी चीज के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ हर वक्त आप लोग खड़े रहेंगे, मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा है। हाँ मेरी बहना, तू चिंता मत करना कभी। चल मैं रखता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। ओके ठीक है भैया, बाय। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले भैया भाभी और मम्मी पापा मिले हैं। मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं है क्योंकि मेरे मायके वाले हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। अनु को अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। अनु हमेशा से यही सोचती थी कि उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके मायके वाले हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। अनु ने सिर्फ वर्तमान को देखा था, उसने कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं की थी। हे पापा आ गए। पापा चलिए ना घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये क्या बात हुई पापा, कितने दिन हो गए हैं आप हमें कहीं लेकर नहीं जाते हैं। पिया तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, मैं संडे को तुम्हें ले चलूंगी। ठीक है मम्मी। मैं देख रही हूँ जब से आपके माँ बाबूजी गाँव गए हैं तब से आपका व्यवहार तो हमारे प्रति भी बदल गया है। क्या आपकी जिंदगी में मेरी और पिया की कोई अहमियत नहीं है? क्या आप हमारी खुशी के लिए खुश नहीं रह सकते हैं? क्या आपके लिए सब कुछ आपके माँ बाप ही हैं? ऐसी बात नहीं है अनु, तुम हर बातों को मेरे माँ बाप से क्यों जोड़ देती हो? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हटो मुझे आराम करने जाना है। मुझे अच्छे से मालूम है ये सब बहाना है, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना ताकि मुझे बुरा लगे। अरे मुझे जवाब दीजिए ना, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? अच्छा लगता है अब तो आप मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई, मैं इनसे बात करते रही लेकिन ये बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चले गए। ये तो हद ही हो गई है। बताती हूँ मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करके। देखिए ना मम्मी, जब से इनके माँ बाबूजी गाँव क्या गए हैं इनका व्यवहार तो हमारे प्रति बदल गया है। मेरी किसी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं ये और बस अकेले अकेले खुद में खोए रहते हैं। अरे तुम चिंता मत करो अनु बेटा, कुछ दिनों बाद दामाद जी का व्यवहार और मूड दोनों बदल जाएगा। तुम बस शांति से जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है माँ, मैं भी इनसे कोई बात नहीं करूंगी, देखती हूँ ये कब तक ऐसे मुंह फुलाकर रहते हैं घर में। सुनील के माता पिता के गाँव जाने के बाद सुनील का मन कहीं नहीं लग रहा था। वो अंदर ही अंदर इतना शर्मिंदा हुए जा रहा था कि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, उसके बावजूद वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अनु इनसी बातों से बेखबर, अनु तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब सुनील का मूड ठीक हो और वो लोग पहले जैसे रहने लगे। पिया पापा से कहो बेटा मम्मी ने लंच तैयार कर दिया है, लंच लेकर चले जाए वो ऑफिस। मम्मी लेकिन पापा तो ऑफिस चले गए। क्या बिना लंच लिए ऑफिस चले गए तुम्हारे पापा? हाँ मम्मी। ठीक है बेटा, जाकर तुम अपना होमवर्क कर लो। हे भगवान, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बिना लंच लिए ऑफिस चले जाएं। लगता है ये अपने माँ बाबूजी की बात को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है इनके माँ बाबूजी को गाँव भिजवाकर। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इनका ही फोन होगा, ये लंच भूल गए हैं करके फोन किए होंगे। हाँ ये तो इनका ही फोन है, लगता है इनका गुस्सा ठंडा हो गया। हेलो
हो गया जी आपका गुस्सा ठंडा? क्यों आप लंच भूल कर गए हैं आज? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हे भगवान, इनका मोबाइल किसी लड़की के पास है। हे भगवान, इनका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है बाहर? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हाँ जी, कौन? क्या आप सुनील देशमुख को पहचानती हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। लेकिन उनका फोन आपके पास क्या कर रहा है? देखिए, सुनील जी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हमने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल है। आप सिटी हॉस्पिटल तुरंत पहुंच जाइए। हे भगवान, ये क्या बोल रही थी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सुनील जी को कुछ नहीं हो सकता। मैं भी हॉस्पिटल जाती हूँ। इस तरह से अनु भागते भगाते हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी माँ और भैया को फोन लगा देती है। आप ही सुनील जी की पत्नी हैं क्या? हाँ हाँ, मैं ही सुनील जी की पत्नी हूँ। सुनील से मिलना है मुझे। कहाँ है सुनील जी? सुनील जी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। आप जाकर डॉक्टर से बात कर लीजिए। शायद बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ेगी उनके इलाज में। हाँ, जितने रुपए लगेंगे मैं उतने रुपए लगाऊंगी, लेकिन बस मेरे सुनील जी को कुछ नहीं होना चाहिए। कहाँ है सुनील जी? मुझे मिलने दीजिए। देखिए मैडम, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। वो आईसीयू में एडमिट है। अरे, एक्सीडेंट वाले पेशेंट की फैमिली से कोई आया है क्या? जी डॉक्टर साहब, मैं सुनील जी की पत्नी हूँ। बताइए ना, सुनील जी कैसे हैं अब? देखिए, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बस आप 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ रहे हैं। बहुत गहरी चोट है उनके सर में और उनके हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। जी जी, मैं अभी जमा करवा देती हूँ। बस आप मेरे सुनील को बचा लीजिए सर। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि सुनील जी जल्दी ठीक हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सुनील जी को आपने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैंने तो ये सब इंसानियत के नाते किया है। अगर एक इंसान इंसान के काम ना आए तो इंसान होने का मतलब ही क्या है? आप जाकर वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। अनु, अनु, मम्मी, मम्मी देखिए ना मम्मी, इन्हें क्या हो गया है मम्मी? इनसे मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा है मम्मी। चिंता मत करो बेटा, दामाद जी देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ अनु, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हम सब है ना, सुनील जी को कुछ नहीं होने देंगे। मम्मी, मैं घर जा रही हूँ रुपयों की व्यवस्था करने। अरे तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? 1000-10,000 रुपए के लिए मैं तुम्हारे भैया रमेश से कह देती हूँ, वो जमा करवा देंगे रुपए। बेटा जाओ रुपए जमा करवा दो। नहीं माँ, डॉक्टर ने पूरे 5 लाख रुपए जमा करने कहा है। क्या 5 लाख रुपए? हाँ मम्मी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनकी सेविंग है ना, वहीं से रुपए लेकर आती हूँ और कुछ कम पड़ेंगे तो मैं अपने गहने जेवर बेच आऊंगी मम्मी, और पिया को भी भाभी के पास छोड़ कर आती हूँ मैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। रमेश तुम भी जाओ अनु के साथ। चलो अनु, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस तरह से अनु पूरे 5 लाख रुपए की व्यवस्था करके 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। माँ, ये ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ बेटा, हो जाएंगे दामाद जी ठीक। हाँ अनु, तुम चिंता मत करो। पेशेंट सुनील कुमार के साथ कौन है? हाँ, हम लोग हैं। कोई एक जा सकता है अंदर, सर बुला रहे हैं। अनु, मैं जाकर आता हूँ। देखिए ना माँ, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। अभी 3 दिन पहले ही इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट खत्म हुई है और ये रिन्यूअल करवाने ही वाले थे, लेकिन उनके माँ बाबूजी के गांव जाने के बाद वो टेंशन में रहने लगे और उन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, मैं अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और आज सुनील को भर्ती हुए पूरे 7 दिन होने लगे थे। अब तो सुनील की हालत में भी पहले से काफी सुधार हो चुका था। भाभी जी, अब कैसे हैं सुनील? ठीक है भैया। भाभी जी, हमारे ऑफिस के बॉस ने सुनील के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं ताकि सुनील के इलाज में कुछ मदद मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बेटा अनु, अब हमें भी घर चलना चाहिए। हाँ मम्मी, आप लोग इतने दिन से मेरे साथ हैं और भैया का भी आना जाना लगा ही रहा इतने दिनों तक। अब आप जाइए मम्मी, मैं यहीं रुक जाऊंगी। ठीक है बेटा, वहाँ तेरे पापा की भी तो देखभाल करनी पड़ती है और फिर बहू भी अकेली है घर में, साथ में पिया की भी देखभाल करती होंगी, वो गुस्सा होती होगी अकेले काम कर करके। ठीक है मम्मी। आज सुनील को एडमिट हुए पूरे 12 दिन हो जाते हैं और आज सुनील को होश भी आ जाता है। देखिए, पेशेंट को होश आ गया है। आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकती हैं। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं मिल सकती हूँ सुनील जी से? हाँ, लेकिन देखिए, उनसे कम बात कीजिए। ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो टेंशन में आ जाए। जी जी ठीक है। आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ अनु। क्या तुमने मेरे माँ बाप को सूचना दी है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? नहीं जी, नहीं दी मैंने। अगर वो ये बात सुनेंगे तो कहीं घबरा ना जाए, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें कोई सूचना नहीं दी है। देखिए, अभी आप आराम कीजिए जी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके माँ बाबूजी भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कब घर चल सकते हैं हमारे साथ? बस 2-4 दिन और। अगर इनकी हालत में इसी तरह से सुधार आती रही तो हम इन्हें घर ले जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन इससे पहले आपको 2 लाख रुपए और जमा करने होंगे। ठीक है, बस आप ट्रीटमेंट कीजिए,
रुपयों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी सारी सेविंग लगा दी है। अब मेरे पास तो बिल्कुल भी रुपए नहीं बचे। मैं मम्मी के घर जाती हूँ, मम्मी से रुपए लेकर आती हूँ। अनु को पूरा विश्वास था कि 2 लाख रुपए की व्यवस्था तो उसके मायके वाले खुशी खुशी करवा देंगे, क्योंकि उसके मायके में किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं। इसलिए अनु अपने मायके पहुंच जाती है। बेटा रमेश, कहाँ जा रहे हो तुम? पापा, मैं अनु के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अरे अनु, हॉस्पिटल में कौन है? तुम सुनील जी को अकेले छोड़कर आ गई। बेटा कैसे हैं अब दामाद जी? ठीक है पापा, 2-3 दिनों में छुट्टी भी मिल जाएगी उन्हें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मार्केट से सब्जी लेकर आता हूँ, तुम बैठो अनु। ठीक है भैया। पापा, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे पास जितने रुपए थे मैंने वो सारे इनके इलाज में लगा दिया। अब डिस्चार्ज के समय 2 लाख रुपए और जमा करने होंगे हॉस्पिटल में। बेटा तुम तो मेरी हालत जानती हो ना। तुम्हारी माँ और भैया तो मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं रहने देते। मेरे पेंशन के रुपए भी वो लोग अपने ही हाथ में रखते हैं। बेटा इतने रुपए तो नहीं हो पाएंगे हमारे पास। माँ, सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है, बाकी के 7 लाख रुपए तो मैंने लगा दिया है इनके इलाज में। माँ, आप भैया से बात करिए ना, भैया बस 2 लाख रुपए दे देंगे तो इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। माँ देखो बेटा अनु, मैं तो कहती हूँ ये रुपए ना तुम्हें अपने ससुराल वालों से मांगने चाहिए, क्योंकि सुनील बाबू उनके इकलौते बेटे हैं। और फिर भी यदि तेरे ससुराल वाले पैसे देने से इनकार कर देना बेटा, तो तेरे ससुराल वालों के ऊपर तू केस ठोक देना। और सुनो बेटा, तुमने अपने सारे गहने तो बेच ही दिए और साथ ही पूरी सेविंग भी खत्म कर दी, लेकिन हाँ, अपना जो मकान है उसे बेचने की गलती मत करना बेटा। और रही बात बेटा तेरे भैया से पैसे लेने की, तो वो भी कहाँ से रुपए दे देगा तुझे? उसे भी तो कितनी आर्थिक तंगी चल रही है। और तुमने तो हॉस्पिटल में देखा ही होगा कैसे तुम्हारे भैया दौड़ दौड़ के सुनील बाबू की दवाइयाँ लेकर आ रहे थे। हाँ दीदी, मम्मी जी एकदम सोले आने सच कह रही हैं। अभी इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा है और आप 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जाओ बहू, अनु के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। नहीं माँ, नहीं चाहिए मुझे कोई चाय नाश्ता, मैं बस जा रही हूँ। रुपयों की आस लेकर आपके दरवाजे तक आई थी। अपने मायके से दुखी होकर अनु खाली हाथ हॉस्पिटल लौट आती है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे मायके में, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे मायके में, लेकिन फिर भी आज सगी माँ ने और एक सगे भाई ने अपने घर की सगी बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया। मैं हमेशा से अपनी माँ और भाई की बातों पर चलते आई हूँ, और आज जब मुझे उनकी मदद की जरूरत है तो उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अगर मेरा मायका गरीब होता तो मुझे आज इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे मायके में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है। और मम्मी, 2-4 बार भैया ने दवाई क्या ला दिए, वो दवाई के रुपए गिना रही थी मुझे मम्मी। क्या एक भाई का अपनी बहन के प्रति बस इतनी ही जिम्मेदारियां हैं? मेरे पास और कोई दूसरा आसरा नहीं है सिवाय इनके माँ बाबूजी के, लेकिन अभी तक मैंने इनके माँ बाबूजी को इनके एक्सीडेंट की खबर भी तो नहीं दी है। किस मुंह से जाऊं? मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है और साथ ही मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अगर मेरे पति की जिंदगी का सवाल न होता तो मैं कभी अपने ससुराल की चौखट पर अपना कदम नहीं रखती। अनु चारों तरफ से हार चुकी थी, इसलिए वो अब अपने ससुराल पहुँच जाती है। ये क्या बहू, तुम अकेली आई हो? मेरी पोती पिया और सुनील नहीं आया? नहीं मम्मी जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? जी माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ। क्या? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ बहू? हाँ पिताजी, चलिए मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। जाओ कमला, जल्दी से तिजोरी में 1 लाख रुपए रखे हैं, वो ले आओ। हाँ जी, और मेरे कुछ गहने भी तो हैं, वो गहने ऐसे समय में काम नहीं आया तो किस काम के गहने, मैं अभी लेकर आती हूँ। आज मैं एक माँ पिताजी का अपने बेटे के लिए ऐसे अद्भुत प्यार देख रही हूँ, जो प्यार कभी भी मैंने अपने मायके में नहीं देखा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने कितने अच्छे माता पिता को उनके बेटे से दूर कर दिया। ये सब जो हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने एक माँ बाप को उनके बेटे से दूर किया, शायद इसी की सजा है जो आज मेरी हालत ऐसी हो गई है, जो मैं कितने दिनों से अपने बच्चे से भी नहीं मिल पाई हूँ। अनु अपने सास ससुर को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। भैया, अब कैसी है इनकी हालत? जी भाभी, सुनील की हालत में पूरी तरह से सुधार आ गया है, अब आप उनसे मिल सकती हैं जाकर। मम्मी पापा जी, पहले आप लोग जाकर मिल लीजिए। अरे बेटा, तुम भी चलो ना। सुनील, कैसा है बेटा तू? माँ, पिताजी, अब आप लोग आ गए हैं ना, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ समझो। बहू, जाकर तुम कुछ खा पी लो, तुमने पूरे रास्ते में भी कुछ नहीं खाया। हम है ना अभी सुनील के पास। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मैं आपके पावन चरणों में गिरकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो मैं आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करते आई हूँ। माँ जी, अब मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ माँ जी कि एक माँ की ममता क्या होती है। माँ, अब तक जो स्वार्थ रूपी चश्मा मेरी आंखों पर पड़ा था, वो आज उतर गया है। अब आप लोग ऐसे रोते धोते रहेंगे, ये मेरी छुट्टी करवाकर मुझे घर भी लेकर जाएंगे। हाँ जी, आज पूरे 2 लाख रुपए जमा करवा दिया है माँ जी और पापा जी ने, आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। इस तरह सुनील की छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, और वो सब लोग खुशी खुशी घर आकर एक साथ रहने लगते हैं। आज मुझे ससुराल और मायके में अंतर समझ में आया है। जिस मायके वाले के दम पर मैं इतनी इतराती थी, जरूरत पड़ने पर उन्हीं मायके वालों ने हाथ खड़े कर दिए। मेरी सगी माँ ने आज मेरे बुरे वक्त में मुझसे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन आज मेरी सासू माँ ने मेरा साथ देकर मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया है। काश मैं कभी
हालत में काफी सुधार आ गया है, तो अब हम लोग अपने गांव वापस लौट जाते हैं। माँ जी, यदि आप वापस जाने की बात करेंगे ना, तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया है। अरे नहीं बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या होगा। वो तो हम एक्सीडेंट की खबर सुनकर सब कुछ बिखरा हुआ छोड़ आए थे, वही सब समेटने जा रहे हैं। फिर हम लोग वापस दोबारा जरूर आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। तो देख लिया ना दोस्तों आपने, अरे जरूरी नहीं कि हर माँ अपनी बेटी को हमेशा सही ही सलाह देती है। कभी कभी कुछ माओं की गलत सलाह की वजह से एक बेटी की बसी बुसाई गृहस्थी में आग लग जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए